डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ पार्टनरशिप डीड। हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और उसका 2.2 कर रहे हैं और उसमें एक टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको क्लियर किया था कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है और पार्टनरशिप कैसे फ्रेम होती है और पार्टनरशिप के फिर उसके बाद मेरिट्स और डीमेरिट्स किए हैं हमने। अब नेक्स्ट आता है हमारा पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड आपको टूल किट में जो मीनिंग दिया हुआ है, इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट गवर्न द पार्टनरशिप। यानी जो पार्टनरशिप हम करते हैं और अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई जाती हैं कि इन टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर हम मानेंगे तभी हम अपनी पार्टनरशिप को आगे चला सकते हैं। तो वो जो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जाती हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। अ पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन ए एग्रीमेंट। द एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन, बट एन ओरल एग्रीमेंट कैन बी सब्जेक्ट टू मिस इंटरप्रटेशन एंड द रिजल्ट इन डिसएग्रीमेंट among the partners. The agreement is therefore put in writing to avoid the disagreements or disputes among the partners. मीन्स पार्टनरशिप जो होता है आपका बेस्ड ऑन एग्रीमेंट है। कोई भी पार्टनरशिप होती है अगर दो लोगों के बीच में हो रही है तो उनके बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। और एग्रीमेंट कैन बी ओरल एज वेल एज रिटन भी हो सकता है, बट ओरल में कई बार मिस इंटरप्रटेशन हो जाता है। सो दैट्स वाई कौन सा यहाँ पे बेटर रहता है, रिटन वाला। तो रिटन एग्रीमेंट जो होता है आपका, रिटन एग्रीमेंट इज़ कॉल्ड अ पार्टनरशिप डीड और आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप इसको बोल सकते हैं। अगर आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, तो उसका भी आंसर आपने क्या लिखना है, पार्टनरशिप डीड वाला। अब बेसिकली मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस। तो कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो इसके अंदर लिखी जाती हैं। फर्स्ट इज़ नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, यानी जिस फर्म को बनाने के लिए पार्टनरशिप हुई है उसका नेम भी और उसका एड्रेस लिखा जाएगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, जो पार्टनर्स हैं उनका इसमें एड्रेस गिवन होगा। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप आपकी कितने दिन तक चलेगी, उसका ड्यूरेशन होता है इसमें। नेचर एंड स्कोप ऑफ द फर्म्स बिजनेस, कि बिजनेस का क्या नेचर और स्कोप है वो इसमें लिखा जाएगा कि कितना वाइडर एरिया है या नैरो एरिया है। कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स ने पार्टनरशिप में ज्वाइन किया है उन सब ने कितनी कितनी अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है वो लिखा जाएगा। समटाइम क्या होता है कि मान लीजिए 2 या 3 पार्टनर्स आए तो एक ने 50,000 लगाए, एक ने 50 और एक ने मे बी 40,000 लगाया, तो वो कैपिटल लिखनी। प्रॉफिट एंड लॉस की रेशियो कितनी है, इक्वली है या 2:2:1, वो सब इसमें मेंशन होता है। कमीशन एंड सैलरी ऑफ पार्टनर्स, कितनी कमीशन मिलेगी उनको और कितनी सैलरी मिलेगी। लोन्स टू एंड बाय पार्टनर्स, ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन इट, ये सब चीज़ें किस में लिखी जाती हैं, आपकी पार्टनरशिप डीड में। और ये भी लिखा जाता है ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट एंड ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर, कि पार्टनर्स की क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं। एडमिशन एंड रिटायरमेंट, कि इसके अंदर एडमिशन भी हो सकती है या रिटायरमेंट भी हो सकती है पार्टनर्स की। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड हिज सक्सेशन, वायलेशन ऑफ पार्टनरशिप रूल्स, कि किन किन रूल्स को ब्रेक करने पर आपकी पार्टनरशिप वायलेट हो सकती है, वो भी इसमें लिखा जाता है। एंड आर्बिट्रेशन क्लोज, यानी कि ये सब चीज़ें इसके अंदर लिखी जाती हैं जो कि एक पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस बनती हैं। नेक्स्ट इज़ फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, कि जो फॉर्मेशन है या पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन है वो कैसे होती है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड, बट देयर कैन बी सम डिफिकल्टीज इन नॉट गेटिंग इट रजिस्टर्ड एंड रजिस्ट्रेशन ब्रिंग इन इट्स वेक, hence it is always useful to get the firm registered. Procedure for registration, for this purpose to getting the firms registered, governments have appointed registrar of firms. इसके लिए वो क्या करते हैं, रजिस्ट्रार को अपॉइंट करते हैं फर्म में। फॉर किस चीज़ के लिए, द फर्म कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेम ऑफ द फर्म, हेड ऑफिस ऑफ द बिजनेस, नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म हैज़ बिजनेस, डेट पीरियड ऑफ द फर्म, सिग्नेचर्स, फुल नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, यानी ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं और उसके बाद ही आपका जो फॉर्म है वो क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होती है उसकी। देन आता है फॉर्मेशन रिगार्डिंग अल्ट्रेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन। समटाइम क्या होता है, रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप का होने के बाद उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। अल्ट्रेशन का मीनिंग होता है चेंजेस। व्हेन द नेम ऑफ द फर्म ऑफ द बिजनेस, मे बी वो क्या करते हैं, जिस फर्म को उन्होंने स्टार्टिंग में जो नेम दिया होता है मे बी उसको चेंज करना चाहते हो, तब
इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अल्ट्रेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन देनी पड़ती है। व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन द नेम और परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, में भी कई बार क्या होता है कि कोई पार्टनर होता है, अपना एड्रेस उसका कोई चेंज हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें चेंज हो जाती हैं आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, क्या होता है कि जब हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, नो पार्टनर कैन टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर, यानी कि अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराते अपनी पार्टनरशिप का, अपनी फर्म का, तो कोई भी पार्टनर एक दूसरे के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता। कोई मिसहैपनिंग हो सकती है तो उस समय ये कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते। दो नो पार्टनर कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग्स against the firm in order to get his rights. Firm 2 cannot start proceeding against any partner. Firm cannot proceed against other parties while the other parties can proceed the firms. अब ये कहते हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं रजिस्ट्रेशन के, यानी व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि क्या क्या बेनिफिट्स इसके रहते हैं। फर्स्ट इज बेनिफिट्स टू द फर्म, किसको होता है बेनिफिट, इसका फर्म को बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट्स टू द पार्टनर, बेनिफिट्स टू द इनकमिंग पार्टनर, बेनिफिट्स टू द आउटगोइंग पार्टनर। अब इनकमिंग पार्टनर यानी दो लोगों ने पार्टनरशिप स्टार्ट की, ए बी ने, जो सी पर्सन आ रहा है वो इनकमिंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर कौन सा होता है, मान लीजिए दो लोग पहले से काम कर रहे हैं, उनमें से एक बिजनेस से अपने आप को सेपरेट कर रहा है, तो वो कौन सा होता है आपका आउटगोइंग पार्टनर। और नेक्स्ट आता है इसमें, ये क्या है, बेनिफिट्स हम रजिस्ट्रेशन के कर रहे हैं। नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है वो क्या है, अब जो पार्टनर है वो कैसे सेपरेट हो सकता है, जिसको आउटगोइंग पार्टनर बोलते हैं, वो कैसे सेपरेट हो सकता है, ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब मैंने बताया था इनकमिंग पार्टनर तो कब होगा, जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा, बट जो आपका सेपरेशन है, जो आउटगोइंग पार्टनर है, वो कौन कौन से केस में होता है, या तो डेथ हो जाती है पार्टनर की, या पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है, तो उस केस में ये क्या हो सकते हैं, अपनी फर्म से अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें 2.3, इसका मैं जस्ट आपको आज मीनिंग बताऊंगी कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है, इसका क्या मीनिंग होता है। Before studying the joint family business, it is necessary to understand the meaning of joint Hindu family. अगर अपने joint Hindu family business को समझना है तो उससे पहले आपको किसके बारे में पता होना चाहिए, joint Hindu family की। एक्चुअल में joint Hindu family क्या है, आपको बेसिकली पता है कि एक न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं आपकी, है ना, और एक आपकी कौन सी होती है, न्यूक्लियर फैमिलीज, और एक होते हैं जॉइंट फैमिलीज, तो उसी से है ये। तो जॉइंट फैमिलीज का मीनिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, जॉइंट हिंदू फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन हुज एंसेस्टर इज़ द सेम, कि जॉइंट हिंदू फैमिली वो होती है कि जिनके एंसेस्टर सेम होते हैं, जिनके पूर्वज सेम होते हैं, उनको हम जॉइंट हिंदू फैमिली बोलते हैं। अंडर इट इज़ द अनमेरिड डॉटर एंड द वाइफ्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, इसके अंदर जो अनमेरिड डॉटर्स होती हैं उस घर की वो, और जो वाइफ्स हैं वो इनके अंदर इंक्लूड होती हैं। यानी कि जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होती है कि ऐसी फैमिली जिसके एंसेस्टर सेम होते हैं और इसके अंदर अनमेरिड डॉटर एंड वाइफ आर ऑल्सो इंक्लूडेड। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फैमिली इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्ट्स। क्या क्या फैक्ट्स हैं, एक है आपकी कोपैरेसनरी एंड द सेकेंड वन इज़ कॉमन प्रॉपर्टी, मीन्स अ कॉमन ऑनरशिप इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। यानी फर्स्ट में क्या आता है कि जिसके अंदर जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें कॉमन ऑनरशिप रहता है। इट इज़ क्रिएटेड बाय द लॉ एंड नॉट बाय द कॉन्ट्रैक्ट, ये लॉ के द्वारा ही कहा गया है कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें डिवीज़न होता है सभी लोगों का, और सभी लोगों की उसके अंदर क्या होती है, पार्टनरशिप, और सभी लोग उसके ऑनर होते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, Hindu joint family get recognized as undivided Hindu family only when the family possesses a property that is used for the welfare for all the members of the family. कॉमन प्रॉपर्टी वही है जो सबके वेलफेयर के लिए, इसमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी आ सकती है, प्रॉपर्टी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, एंड द पर्सनल प्रॉपर्टी ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली और ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज दैट कि भी इसको समझने से पहले आपको क्या करना है, जॉइंट हिंदू फैमिली एक्चुअल में होती क्या है, और जो ये लोग मिलकर अपने बिजनेस को करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो ये मैंने थोड़ा मीनिंग स्टार्ट किया है, इसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।